क्या आपने कभी गौर किया है कि बारिश की आवाज आपको हफ्ते की सबसे गहरी और सुकून भरी नींद में ले जाती है? ये सिर्फ एहसास नहीं है, इसके पीछे असली विज्ञान छुपा है। स्लीप साइंस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बारिश के मौसम की खूबसूरती की और क्यों आपका दिमाग और शरीर बारिश में बेहतर नींद के लिए जैसे बने ही होते हैं। हम जानेंगे कि कैसे बरसती बारिश एक पिंक नॉइज बनाती है, एक प्राकृतिक ध्वनि तरंग जो दिमाग की गतिविधियों को शांत करती है और नींद के चक्र को संतुलित बनाती है। साथ ही ये भी समझेंगे कि कैसे ठंडा तापमान, कम रोशनी और हवा के दबाव में बदलाव, ये सब मिलकर आपको जल्दी सुलाते हैं और लंबे समय तक गहरी नींद में रखते हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि बारिश की रात इतनी सुकून भरी क्यों लगती है, तो अंत तक बने रहिए। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि आपके शरीर में असल में क्या होता है और कैसे आप वही गहरी, आरामदायक नींद, चाहे बारिश हो या ना हो, दोबारा पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बारिश और आराम के विज्ञान की इस यात्रा को। मिट्टी की वो खुशबू जो लाखों साल पुरानी है। क्या आपको पता है कि बारिश के बाद आने वाली वो मीठी, गीली मिट्टी की खुशबू असल में एक बैक्टीरिया की चीख है? जी हाँ, वैज्ञानिक इसे पेट्रिकोर कहते हैं और इसका राज छुपा है जमीन के नीचे रहने वाले एक्टिनोमाइसिट्स नाम के सूक्ष्म जीवों में, जो सूखे मौसम में एक रसायन बनाते हैं जिसे जियोस्मिन कहा जाता है। जब बारिश की पहली बूंद जमीन से टकराती है तो वो एक धमाके की तरह हवा में हजारों सूक्ष्म एरोसोल कण उछाल देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शैंपेन की बोतल खुलने पर बुलबुले उड़ते हैं। ये कण अपने साथ जियोस्मिन को हवा में इस कदर घोल देते हैं कि इंसानी नाक, जो 1 ट्रिलियन में सिर्फ आधे हिस्से जितनी मात्रा को भी सूंघ सकती है, उसे तुरंत पहचान लेती है। सबसे चौंकाने वाली बात, यही जियोस्मिन ऊंटों को रेगिस्तान में मीलों दूर से पानी का पता लगाने में मदद करता है। तो अगली बार जब बारिश के बाद वो खुशबू आपके दिमाग को शांत करे, समझ लीजिए आप असल में करोड़ों साल पुराने बैक्टीरिया के एक जैविक SOS सिग्नल को सूंघ रहे हैं। बारिश की बूंद कभी आंसू जैसी नहीं होती। अगर मैं कहूं कि आपने आज तक जो भी कार्टून, पेंटिंग या इमोजी में बारिश की बूंद देखी है, वो पूरी तरह झूठी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? असल में बारिश की बूंद कभी भी ऊपर से नुकीली और नीचे गोल आंसू के आकार में नहीं गिरती। जब वो बादल से निकलती है तो शुरू में एकदम गोल गेंद जैसी होती है, लेकिन जैसे ही वो हवा में तेजी से गिरना शुरू करती है, नीचे से टकराती हवा का दबाव उसे नीचे से चपटा और ऊपर से गोल, बिल्कुल एक छोटे हैमबर्गर बन जैसा आकार दे देता है। अगर बूंद बहुत बड़ी हो जाए तो हवा का यही दबाव उसे बीच से इतना खींच देता है कि वो एक पैराशूट जैसा आकार लेकर आखिरकार टूटकर कई छोटी बूंदों में बदल जाती है। यानी आसमान से गिरती हर बूंद हवा के दबाव और सतह तनाव के बीच एक अदृश्य जंग लड़ रही होती है और हमारी आंखें उस पूरे नाटक को सिर्फ एक धुंधली लकीर के रूप में देख पाती है। तो अगली बार बारिश को देखते हुए सोचिए, क्या आपने कभी असली भौतिकी को इतने करीब से देखा है? बिजली की गड़गड़ाहट जो सूरज से भी गर्म होती है। क्या आपको पता है कि आसमान में चमकने वाली एक बिजली सूरज की सतह से भी 5 गुना ज्यादा गर्म होती है? जी हाँ, जब बादलों के अंदर बर्फ के कण और पानी की बूंदें आपस में तेजी से टकराती हैं, तो घर्षण से इतना ज्यादा स्थैतिक आवेश यानी स्टैटिक चार्ज जमा हो जाता है कि वो हवा को चीरते हुए एक पल में लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पहुंच जाता है, यानी सूरज की सतह के तापमान से भी कहीं ज्यादा। यही अचानक की गर्मी हवा को इतनी तेजी से फैलाती है कि एक धमाकेदार शॉकवेव पैदा होती है, जिसे हम गड़गड़ाहट के रूप में सुनते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बिजली चमकते ही हम उसे तुरंत देख लेते हैं, लेकिन आवाज हम तक सेकंडों बाद पहुंचती है, क्योंकि रोशनी की रफ्तार आवाज की रफ्तार से लाखों गुना तेज होती है। तो अगली बार जब बारिश में बिजली कड़के, तो सोचिए आपने अभी अभी अपनी आंखों के सामने धरती पर मौजूद सबसे गर्म प्राकृतिक घटना को घटित होते देखा है।
इंद्रधनुष असल में कभी पूरा गोला होता है, पर आप उसे कभी नहीं देख पाएंगे। अगर मैं कहूं कि इंद्रधनुष असल में आधा नहीं बल्कि पूरा एक गोल घेरा होता है, तो शायद आप चौंक जाएंगे। असल में जब सूरज की रोशनी बारिश की हर बूंद के अंदर घुसती है, तो वो एक प्रिज्म की तरह मुड़ती और बिखरती है और फिर बूंद के अंदर से ही परावर्तित होकर वापस बाहर निकलती है, जिससे रंगों का एक पूरा शंकु यानी कोन बन जाता है। जमीन पर खड़े होने की वजह से हमें सिर्फ उस शंकु का ऊपरी आधा हिस्सा ही दिखाई देता है, क्योंकि बाकी आधा हिस्सा धरती की सतह के नीचे कटा हुआ महसूस होता है। लेकिन अगर आप किसी हवाई जहाज में ऊंचाई से बारिश को देखें, तो वही इंद्रधनुष एक संपूर्ण गोल छल्ले की तरह नजर आ सकता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि हर इंसान जो इंद्रधनुष देखता है, वो असल में अपनी ही आंखों के लिए बना एक बिल्कुल अलग निजी इंद्रधनुष देख रहा होता है, क्योंकि रोशनी के मुड़ने का कोण हर आंख की स्थिति के हिसाब से बदल जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा था कि जो इंद्रधनुष आप देख रहे हैं, वो सिर्फ आपके लिए ही बना है? बारिश की बूंदें आसमान से पानी नहीं, बल्कि एक अरब साल पुराना इतिहास लेकर आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो पानी की बूंद अभी आपके हाथ पर गिरी, वो शायद करोड़ों साल पहले किसी डायनासोर के शरीर से होकर गुजरी हो? पृथ्वी पर मौजूद पानी की कुल मात्रा अरबों सालों से लगभग स्थिर है और ये लगातार एक चक्र में घूमता रहता है, जिसे वैज्ञानिक जल चक्र कहते हैं। समंदर से भाप बनकर उठा पानी बादल बनाता है, बारिश बनकर गिरता है, नदियों से होते हुए फिर समंदर में लौट जाता है, और यही प्रक्रिया लाखों साल से बिना रुके दोहराई जा रही है। इसका मतलब ये है कि आज जो पानी की बूंद आपके चेहरे को छू रही है, वो शायद कभी किसी प्राचीन ग्लेशियर का हिस्सा रही हो, किसी नदी में बही हो, या किसी प्राचीन जीव के शरीर के अंदर से होकर गुजरी हो। धरती पर पानी की एक भी नई बूंद पिछले अरबों सालों में नहीं बनी है। ये सिर्फ रूप बदलता है, कभी भाप, कभी बर्फ, तो कभी बारिश। तो अगली बार जब बारिश आपकी हथेली पर गिरे, तो सोचिए, आप असल में पृथ्वी के सबसे पुराने और सबसे यात्रा किए हुए पानी को छू रहे हैं। आपके शरीर के अंदर एक बारिश डिटेक्टर छुपा है। क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश आने से पहले ही आपके जोड़ों में हल्का दर्द या भारीपन क्यों महसूस होता है? इसका जवाब छुपा है वायुमंडलीय दबाव यानी बैरोमेट्रिक प्रेशर में, जो बारिश से पहले अचानक तेजी से गिरने लगता है। हमारे जोड़ों के अंदर, हड्डियों के बीच तरल पदार्थ और छोटे छोटे गैस के बुलबुले होते हैं, और जब बाहर का दबाव अचानक कम हो जाता है, तो शरीर के अंदर के ऊतक हल्के से फैलने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ऊंचाई पर जाने से कान में दबाव महसूस होता है। यही सूक्ष्म फैलाव नसों पर हल्का दबाव डालता है, जिससे गठिया या पुरानी चोट वाले लोगों को दर्द का एहसास पहले से होने लगता है। यही वजह है कि सदियों से बुजुर्ग लोग अपने घुटनों को देखकर मौसम का पूर्वानुमान लगाते आए हैं, और आधुनिक विज्ञान अब इसे गंभीरता से मान चुका है। तो क्या ये मुमकिन है कि आपका अपना शरीर किसी भी मौसम एब से पहले बारिश का सटीक पूर्वानुमान लगाने की ताकत रखता है? बारिश की आवाज आपके दिमाग को झूठ बोलकर सुला देती है। अगर मैं कहूं कि बारिश की आवाज सुनकर आपका दिमाग शांत नहीं होता, बल्कि धोखा खा जाता है, तो क्या आप मानेंगे? असल में बारिश की बूंदों की आवाज पिंक नॉइज नाम की एक खास ध्वनि श्रेणी में आती है, जिसमें ऊंची और नीची दोनों तरह की फ्रीक्वेंसी लगभग बराबर संतुलन में मौजूद होती है। हमारा मस्तिष्क लाखों सालों के विकास के दौरान इसी तरह की प्राकृतिक बिना पैटर्न वाली आवाजों को खतरे से खालिस मानने का आदी हो चुका है। इसलिए वो तुरंत सतर्कता कम करके गहरी नींद की अवस्था में जाने लगता है। यही पिंक नॉइज दिमाग की डीप स्लिप के दौरान पैदा होने वाली धीमी विद्युत तरंगों यानी स्लो वेव एक्टिविटी को और मजबूत कर देती है, जिससे याददाश्त मजबूत होती है और शरीर बेहतर तरीके से रिकवर करता है। यही कारण है कि लाखों लोग सोने के लिए असली बारिश की बजाय फोन पर बारिश की रिकॉर्डिंग बजाना पसंद करते हैं। तो क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं
कि एक साधारण सी आवाज आपके पूरे मस्तिष्क को सुरक्षा का झूठा लेकिन फायदेमंद एहसास दिला सकती है। बारिश के बादल हवा में तैरते हैं, फिर भी उनका वजन हजारों हाथियों जितना होता है। क्या आपको पता है कि आसमान में तैरता एक साधारण सा बारिश वाला बादल वजन में लगभग 500 हाथियों के बराबर हो सकता है, फिर भी वो नीचे क्यों नहीं गिरता? इसका राज छुपा है बादल के अंदर मौजूद पानी की बूंदों के आकार में। ये बूंदें इतनी सूक्ष्म और हल्की होती हैं कि इनका आकार एक मानव बाल की मोटाई से भी कम होता है। इतनी छोटी और हल्की बूंदें हवा में लगातार ऊपर की ओर उठती गर्म हवा की धाराओं यानी अपड्राफ्ट के सहारे तैरती रहती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हल्की धूल के कण हवा में मंडराते रहते हैं। जब ये बूंदें आपस में टकराकर बड़ी होने लगती हैं और उनका वजन हवा के इस सहारे से ज्यादा हो जाता है, तभी वो जमीन की ओर बारिश बनकर गिरना शुरू करती है। यानी बारिश असल में तब होती है जब गुरुत्वाकर्षण हवा के इस अदृश्य सहारे के खिलाफ आखिरकार जीत हासिल कर लेता है। तो अगली बार जब आप आसमान में तैरते सफेद बादल को देखें तो सोचिए, आप असल में हजारों टन वजन वाली एक ऐसी चीज को देख रहे हैं जो सिर्फ भौतिकी के एक नाजुक संतुलन की वजह से हवा में टिकी हुई है। बारिश आने से पहले जो बिजली जैसी खुशबू आती है वो असल में हवा का जहर है। क्या आपने कभी तूफान से ठीक पहले हवा में वो अजीब, तीखी और धातु जैसी गंध महसूस की है? ये कोई साधारण खुशबू नहीं, बल्कि ओजोन नाम की एक गैस है जो सीधे बिजली गिरने से पैदा होती है। जब आसमान में बिजली कड़कती है तो उसकी भयंकर ऊर्जा हवा में मौजूद ऑक्सीजन के अणुओं को तोड़ देती है और ये टूटे हुए परमाणु आपस में फिर से जुड़कर एक अस्थिर, तीखी महक वाली गैस ओजोन बना देते हैं। तूफान से पहले चलने वाली तेज हवाएं इस ओजोन को ऊपरी वायुमंडल से खींचकर जमीन तक ले आती है, जिससे हमें तूफान आने का एहसास बारिश गिरने से भी पहले हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यही ओजोन गैस धरती से हजारों किलोमीटर ऊपर हमें सूरज की खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, लेकिन जमीन के करीब यही गैस सांस के लिए हल्की हानिकारक भी हो सकती है। तो अगली बार जब तूफान से पहले वो अजीब गंध आपकी नाक तक पहुंचे, समझ लीजिए आप असल में आसमान में अभी अभी हुए एक बिजली के धमाके की खुशबूदार गवाही सूंघ रहे हैं। हाथी अपने पैरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर की बारिश को सुन सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका के हाथी बारिश शुरू होने से हफ्तों पहले ही उसकी दिशा में चलना शुरू कर देते हैं, भले ही वो बारिश उनसे सैकड़ों किलोमीटर दूर हो रही हो। इसका राज छुपा है इंफ्रासाउंड में, एक ऐसी बेहद निचली आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग जो इंसानी कान कभी नहीं सुन सकते, लेकिन दूर के तूफान और गरज लगातार पैदा करते रहते हैं। हाथियों के पैरों के तलवे और सूंड इतने संवेदनशील होते हैं कि वो जमीन और हवा दोनों के जरिए इन अदृश्य तरंगों को महसूस कर लेते हैं, बिल्कुल जैसे कोई इंसान दूर से आती ट्रेन की हल्की सी कंपन जमीन पर महसूस कर ले। यही क्षमता उन्हें बताती है कि किस दिशा में बारिश हो रही है, और वो पूरे झुंड को हफ्तों पहले उसी दिशा में पानी और हरियाली की तलाश में ले जाते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये क्षमता इतनी सटीक होती है कि हाथी बिना किसी सैटेलाइट या तकनीक के प्रकृति के सबसे भरोसेमंद मौसम पूर्वानुमानकर्ता बन जाते हैं। तो क्या ये हैरानी की बात नहीं कि प्रकृति ने पहले ही एक जीव को हमसे कहीं बेहतर मौसम विज्ञानी बना दिया? क्या आपने कभी गौर किया है कि तूफान या भारी बारिश आने से ठीक पहले गांव के आसमान में चीले और बाज अचानक असामान्य रूप से ऊंची उड़ान भरने लगते हैं? इसका जवाब छुपा है वायुमंडलीय दबाव में होने वाले उस अचानक बदलाव में, जिसे पक्षी इंसानों से कहीं पहले और कहीं ज्यादा तीव्रता से महसूस कर लेते हैं। जब बारिश से पहले हवा का दबाव तेजी से गिरता है तो जमीन के पास गर्म हवा ऊपर की ओर उठने वाली धाराएं यानी थर्मल्स बनाना बंद कर देती है, जिनका इस्तेमाल पक्षी बिना पंख फड़फड़ाए ऊंचाई पर तैरने के लिए करते हैं। यही वजह है कि तूफान से पहले ये पक्षी बचे हुए आखिरी थर्मल्स का फायदा उठाकर जल्दी से ऊंचाई हासिल कर लेते हैं, ताकि तेज हवाओं
और बारिश शुरू होने से पहले वो सुरक्षित रूप से अपने घोंसलों तक लौट सके। इसके अलावा ऊंचाई पर उड़कर वो दूर तक फैले बादलों की दिशा और गति को भी बेहतर तरीके से भांप लेते हैं। यही कारण है कि सदियों से गांव के किसान आसमान में पक्षियों की इस अजीब हलचल को देखकर ही बारिश का अंदाजा लगा लेते थे। तो क्या ये हैरानी की बात नहीं कि आसमान का सबसे तेज मौसम पूर्वानुमान करता कोई सैटेलाइट नहीं, बल्कि एक साधारण पक्षी है? क्या आपने कभी सोचा है कि गांव के कच्चे घर, जो सिर्फ मिट्टी और गोबर से बने होते हैं, भारी बारिश के बावजूद सदियों से खड़े कैसे रह जाते हैं? इसका राज छुपा है मिट्टी के भीतर मौजूद बारीक कणों की खास बनावट में, जो पानी के संपर्क में आते ही आपस में एक अनोखे तरीके से जुड़ जाते हैं। पारंपरिक रूप से इन दीवारों में मिट्टी के साथ भूसा, गोबर और कभी-कभी चूना मिलाया जाता है, जो मिट्टी के महीन कणों के बीच एक जाल जैसी संरचना बना देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंक्रीट के अंदर लोहे की छड़ें उसे मजबूती देती है। ये मिश्रण मिट्टी की सतह पर एक हल्की जल प्रतिरोधी परत बना देता है, जो बारिश की बूंदों को सीधे अंदर घुसने से रोकती है और पानी को धीरे धीरे सतह से फिसलने देती है। इसके अलावा गांव के घरों की ढलान वाली छतें और चौड़े छज्जे दीवारों को सीधी बारिश से बचाने का काम करते हैं, जिससे नमी दीवार के अंदर गहराई तक नहीं पहुंच पाती। यही वजह है कि सही तरीके से बनाई गई मिट्टी की दीवार आधुनिक कंक्रीट से भी बेहतर तरीके से गर्मी और नमी को नियंत्रित कर सकती है। तो क्या ये अद्भुत नहीं कि हमारे पूर्वजों ने बिना किसी लैब के मिट्टी को ही एक इंजीनियर्ड मटेरियल में बदल दिया था? बारिश के बाद गांव के खेतों से अचानक केंचुए बाहर क्यों निकल आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश के बाद गांव के गीले खेतों और सड़कों पर अचानक सैकड़ों केंचुए जमीन से बाहर निकलकर क्यों आ जाते हैं? आमतौर पर यह माना जाता था कि वो डूबने से बचने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन असली विज्ञान इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। केंचुए अपनी त्वचा से सांस लेते हैं और उन्हें ऑक्सीजन के लिए हमेशा नमी की जरूरत होती है। इसलिए सूखी मिट्टी में रहना उनके लिए मुश्किल होता है। जब भारी बारिश जमीन के अंदर की सारी हवा की जगह पानी से भर देती है, तो मिट्टी के भीतर ऑक्सीजन की मात्रा अचानक तेजी से गिरने लगती है, जिससे केंचुए वहां घुटन महसूस करने लगते हैं। लेकिन असली वजह यह भी है कि गीली और नम सतह केंचुओं को जमीन के ऊपर तेजी से रेंगकर लंबी दूरी तय करने का एक दुर्लभ मौका देती है, क्योंकि सूखी मिट्टी में इतनी तेजी से चलना उनके लिए असंभव होता है। यही वजह है कि बारिश उनके लिए खतरे से ज्यादा नए इलाकों में फैलने और साथी खोजने का एक सुनहरा अवसर बन जाती है। तो क्या ये हैरान करने वाला नहीं कि जिसे हम केंचुओं का बचाव अभियान समझते थे, वो असल में उनकी एक शानदार यात्रा है। गांव के किसान बारिश से पहले चींटियों की कतार देखकर मौसम का अंदाजा कैसे लगा लेते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि बारिश से ठीक पहले गांव में चींटियां अचानक लंबी कतार बनाकर अपने अंडे और भोजन लेकर ऊंचे स्थानों की ओर तेजी से पलायन करने लगती हैं? ये कोई संयोग नहीं, बल्कि चींटियों की एक गहरी जैविक संवेदनशीलता का नतीजा है। चींटियों के शरीर पर मौजूद अत्यंत संवेदनशील रोम और एंटीना हवा में नमी के स्तर और वायुमंडलीय दबाव में होने वाले सबसे मामूली बदलाव को भी पकड़ लेते हैं, जो बारिश से घंटों पहले ही शुरू हो जाता है। चूंकि चींटियों का घोंसला अक्सर जमीन के अंदर सुरंगों में होता है, इसलिए भारी बारिश से घोंसले में पानी भरने का खतरा उनके पूरे कॉलोनी के अस्तित्व के लिए एक गंभीर संकट बन सकता है। यही वजह है कि वो अपने अंडों, लार्वा और भोजन के भंडार को पहले से ही सुरक्षित, ऊंचे और सूखे स्थानों पर स्थानांतरित करना शुरू कर देती है, ताकि बारिश शुरू होने पर कोई नुकसान न हो। सदियों से गांव के अनुभवी किसान इसी व्यवहार को ध्यान से देखकर बिना किसी मौसम विभाग की मदद के सटीक अंदाजा लगा लेते थे कि अगले कुछ घंटों में भारी बारिश होने वाली है। तो क्या ये अद्भुत नहीं कि प्रकृति के सबसे छोटे जीव इंसानों से कहीं पहले आने वाले खतरे को भांप लेते हैं? शहर में बारिश गांव से ज्यादा तेज और अचानक क्यों बरसती है? क्या आपने कभी गौर किया है कि शहर में बारिश अक्सर अचानक और कहीं ज्यादा तीव्रता से टूट पड़ती है,
जबकि आसपास के गांव में उतनी ही बारिश धीरे धीरे और हल्की महसूस होती है। इसके पीछे एक ऐसी घटना है जिसे वैज्ञानिक अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। शहर की सड़कों, इमारतों और कंक्रीट की छतें दिन भर सूरज की गर्मी को सोखती रहती हैं और उसे धीरे धीरे वापस हवा में छोड़ती है, जिससे शहर का तापमान आसपास के हरे भरे इलाकों से हमेशा कुछ डिग्री ज्यादा गर्म बना रहता है। ये अतिरिक्त गर्मी जमीन के पास की हवा को तेजी से ऊपर उठाती है, जिससे एक मजबूत ऊर्ध्वगामी धारा बनती है जो नमी से भरे बादलों को अपनी ओर खींचकर और भी ज्यादा घना बना देती है। इसके अलावा शहर की ऊंची इमारतें हवा के प्राकृतिक बहाव को रोक देती है, जिससे बादल एक ही जगह पर देर तक टिके रहते हैं और पूरी नमी एक साथ बेहद तेजी से बरस जाती है। यही वजह है कि आधुनिक शहर बिना जाने समझे खुद अपने ऊपर आने वाली बारिश की तीव्रता को प्रकृति से भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो क्या ये हैरान करने वाला नहीं कि हमारी अपनी बनाई कंक्रीट की दुनिया बादलों के व्यवहार को खुद बदल रही है। बच्चे बारिश में कागज की नाव बनाकर तैराते हैं, पर वो डूबती क्यों नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि गांव की गलियों में बहते बारिश के पानी में बच्चों की बनाई कागज की नाव इतनी देर तक तैरती कैसे रहती है, जबकि कागज खुद पानी में आसानी से भीग और डूब सकता है? इसका जवाब छुपा है पानी की सतह पर मौजूद एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली बल में, जिसे वैज्ञानिक सरफेस टेंशन यानी सतह तनाव कहते हैं। पानी के अणु आपस में इतनी मजबूती से जुड़े होते हैं कि पानी की सबसे ऊपरी परत एक बेहद पतली लेकिन लचीली चादर जैसी बना लेती है, जो हल्की वस्तुओं को तुरंत डूबने से रोक देती है। जब तक कागज की नाव का वजन इतना हल्का रहता है कि वो इस अदृश्य चादर को तोड़ न सके, तब तक वो पानी की सतह पर आराम से तैरती रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ छोटे कीड़े बिना डूबे तालाब की सतह पर चल लेते हैं। लेकिन जैसे ही कागज धीरे धीरे पानी सोखना शुरू करता है और उसका वजन बढ़ने लगता है, वो एक पल में इस सतह तनाव को तोड़कर डूब जाता है। यही वजह है कि हर कागज की नाव की एक तय सीमित उम्र होती है। तो क्या ये अद्भुत नहीं कि गांव की गली में बहता एक मासूम खेल असल में भौतिकी के एक गहरे सिद्धांत का जीता जागता प्रदर्शन है? गांव के बच्चे बारिश में भीगने के बाद भी बीमार क्यों नहीं पड़ते, जबकि हमें डर लगता है? क्या आपने कभी सोचा है कि गांव के बच्चे घंटों बारिश में भीगकर खेलने के बाद भी अक्सर पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं, जबकि हमें अक्सर चेताया जाता है कि बारिश में भीगने से सर्दी जुकाम हो जाएगा? असल में विज्ञान कहता है कि बारिश का ठंडा पानी सीधे तौर पर बीमार नहीं करता, बल्कि सर्दी जुकाम हमेशा वायरस से फैलता है, न कि सिर्फ ठंडक से। लेकिन ठंडा और गीला रहना हमारी नाक और गले के अंदरूनी हिस्से में खून के प्रवाह को थोड़ा धीमा कर सकता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं वहां तक थोड़ी देर से पहुंचती हैं। और अगर आसपास वायरस पहले से मौजूद हो तो शरीर को उससे लड़ने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। जो बच्चे बचपन से नियमित रूप से मिट्टी, धूल और प्राकृतिक वातावरण के संपर्क में रहते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक प्रणाली शुरू से ही कई तरह के सामान्य कीटाणु से लड़ने की आदी हो चुकी होती है, जिसे वैज्ञानिक हाइजीन हाइपोथेसिस कहते हैं। यही वजह है कि प्रकृति के करीब बड़े हुए बच्चों का शरीर बारिश जैसी सामान्य चुनौतियों से जल्दी उबर जाता है। तो क्या ये दिलचस्प नहीं कि गांव की मिट्टी में खेलना असल में एक प्राकृतिक इम्यूनिटी ट्रेनिंग कैंप जैसा काम करता है? बारिश की कुछ बूंदें असल में जीवित बैक्टीरिया लेकर आसमान से गिरती हैं। क्या आपको पता है कि आसमान से गिरने वाली हर बारिश की बूंद के केंद्र में कभी कभी एक जीवित बैक्टीरिया छुपा होता है? इसे वैज्ञानिक बायोप्रेसिपिटेशन कहते हैं और इसका मुख्य किरदार है स्यूडोमोनास सिरिंगी नाम का एक सूक्ष्म जीव, जो पेड़ पौधों की पत्तियों की सतह पर रहता है। हवा के झोंकों के साथ ये बैक्टीरिया ऊपर बादलों तक पहुंच जाता है, जहां इसकी सतह पर मौजूद एक खास प्रोटीन पानी की भाप को बर्फ के बेहद छोटे क्रिस्टल में बदलने के लिए एक बीज यानी न्यूक्लियस का काम करता है। यह काम सामान्य धूल के कणों से कहीं ज्यादा असरदार तरीके से होता है। यही बर्फ के क्रिस्टल भारी होकर पिघलते हैं और बारिश की बूंद बनकर
वापस जमीन पर गिर जाते हैं। यानी ये बैक्टीरिया असल में अपनी ही यात्रा के लिए बारिश को बुला लेता है। इसका मतलब है कि ये सूक्ष्म जीव लाखों सालों से बादलों को अपनी निजी टैक्सी की तरह इस्तेमाल करता आया है, ताकि वो एक पौधे से दूसरे पौधे तक बारिश के जरिए यात्रा कर सके। तो अगली बार जब बारिश आपके चेहरे पर गिरे तो सोचिए, क्या आप वाकई सिर्फ पानी छू रहे हैं या किसी जीवित यात्री की उड़ान का हिस्सा बन रहे हैं? हमारे सौरमंडल में एक ऐसा ग्रह है जहां हीरों की बारिश होती है। क्या आप विश्वास करेंगे कि हमारे ही सौरमंडल में एक ऐसी जगह है जहां आसमान से पानी नहीं बल्कि असली हीरे बरसते हैं? ये जगह है नेपच्यून और यूरेनस जैसे बर्फीले दानव ग्रह, जहां वायुमंडल में भारी मात्रा में मीथेन गैस मौजूद होती है। इन ग्रहों की गहराई में जाते ही दबाव और तापमान इतना असाधारण रूप से बढ़ जाता है कि मीथेन के अणु टूटने लगते हैं और उनके अंदर मौजूद कार्बन परमाणु आपस में अत्यधिक दबाव के कारण एक ठोस चमकदार संरचना में बदल जाते हैं, यानी असली हीरे में। ये नवनिर्मित हीरे ग्रह के भीतरी वायुमंडल में धीरे धीरे नीचे की ओर डूबते हैं, ठीक वैसे ही जैसे धरती पर बारिश की बूंदें जमीन की ओर गिरती है। और यही प्रक्रिया वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में अत्यधिक दबाव बनाकर सफलतापूर्वक दोहराई भी है। अनुमान है कि इन ग्रहों की गहराई में इतने ज्यादा हीरे मौजूद हो सकते हैं कि वो पूरे एक महासागर जितने विशाल क्षेत्र को ढक सके। तो क्या ये हैरान करने वाला नहीं कि जिस चीज को हम धरती पर सबसे कीमती और दुर्लभ मानते हैं, वो किसी और ग्रह पर सिर्फ एक सामान्य मौसमी घटना यानी बारिश जितनी आम हो सकती है। मच्छर बारिश की बूंद से टकराकर भी क्यों नहीं मरते? क्या आपने कभी सोचा है कि एक बारिश की बूंद जिसका वजन एक मच्छर से लगभग 50 गुना ज्यादा होता है, उससे टकराने के बाद भी मच्छर जिंदा कैसे बच जाता है? अगर यही टक्कर किसी इंसान पर हो तो ये वैसा ही असर करेगी जैसे किसी छोटी कार का हम पर गिरना। असल में मच्छर का शरीर इतना हल्का होता है कि जब बूंद उससे टकराती है तो वो बूंद को चीरकर आर पार नहीं होता, बल्कि बूंद के साथ ही कुछ पलों के लिए नीचे की ओर बहने लगता है। वैज्ञानिक इसे पैसिव मूवमेंट कहते हैं। इस दौरान मच्छर के हल्के मजबूत बाहरी कवच पर लगने वाला बल इतना धीरे धीरे बढ़ता है कि उसकी हड्डियों या अंगों पर सीधी चोट नहीं पहुंचती, ठीक वैसे ही जैसे एक गद्दे पर गिरने से चोट कम लगती है। कुछ ही मिलीसेकंड बाद मच्छर खुद को उस बूंद से अलग कर लेता है और सामान्य रूप से उड़ान भरना जारी रखता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये अनुपात ही है जो तय करता है कि कोई टक्कर जानलेवा होगी या सिर्फ एक झटका। तो अगली बार बारिश में उड़ते मच्छर को देखें तो सोचिए, क्या आप भौतिकी के सबसे छोटे लेकिन सबसे कुशल जीवित सर्वाइवर को देख रहे हैं?